हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में। जैसे कि आपको पता है कि जेक बोर्ड क्लास 11 के जो एग्जाम होने वाले हैं वो जून के लास्ट महीने में होंगे और इसके मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिए हैं। यदि आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, इसके मॉडल पेपर क्वेश्चन आपको जारी कर दिए गए हैं। आप इसलिए हम आपके लिए आज न्यू वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं जिसमें आपको सेट 1 जेक मॉडल क्वेश्चन पेपर जो मैथ्स का है उसके सेट 1 के सारे क्वेश्चन पूरा धुआं करने वाले हैं। पूरी आसान भाषा में आपके लिए लेकर आए हैं। पूरे मजेदार क्लास होने वाली है। प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको सारे वीडियो के सॉल्यूशन चाहिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और घंटे वाला बटन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम जरूर सूचना बता देना चाहते हैं। हम आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 11 के होने के बाद फिर से हम क्लास 12 की क्लास हम शुरू कर देंगे, जो कि कुछ दिनों से बंद की गई है। जैसा हमें लगा कि आपने अभी क्लास 11 के प्रिपरेशन में लग गया है, तो आप हमारे साथ मिलके आप अपने क्लास 12 के अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, वीडियो लाइक हो जाना चाहिए जितने भी बच्चे देख रहे हैं, और कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो के अंत तक आपको वीडियो क्लास कैसा लगा, हमारे समझाने का तरीका कैसा लगा। कोई अगर कमी है तो बता दीजिएगा, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिख रहा है कि इफ 1 बाई, देखिए मॉडल क्वेश्चन पेपर आज हम सेट 1 सॉल्यूशन कर रहे हैं जो कि टर्म 2 का होगा, क्योंकि टर्म 1 का एग्जाम आपको हो चुका है लेकिन मैथ्स का एग्जाम आपको कैंसिल कर दिए गए हैं और मैथ्स का एग्जाम फिर से लिया गया है। उसका भी मॉडल क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल में मिल जाएगा। तो अभी आप टर्म 2 के ध्यान देते हैं। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल दिया हुआ, आपको x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना हो जाएगा x/8 फैक्टोरियल। ये होने के बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल को 7 × 6 फैक्टोरियल। ये सब तो आपको पता ही है। और 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। ये होने के बाद क्या होगा 1/6 फैक्टोरियल कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ भी 1/6 फैक्टोरियल है, यहाँ भी 1/6 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1/7। यहाँ भी हो जाएगा x/8 × 7 56 × 6 फैक्टोरियल। ये जो 6 फैक्टोरियल है ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 7 नीचे एलसीएम ले लेंगे, ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 + 1 x/56। तो ये हो जाएगा 8/7 इक्वल टू 8/7 और ये 56 को इक्वल टू किस पर लाएंगे तो प्रोडक्ट हो जाएगा इक्वल टू x। तो 8 तो 64 इक्वल टू x का वैल्यू आ गया, यानी कि x का जो वैल्यू आ गया ये आपका 64 आ गया। ये 64 जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 2 को भी उड़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक एपी का आसान सा सवाल है। इसमें कहता है कि इफ nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज n इक्वल टू 4n-3, किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म दिया हुआ है, आपको बताना है कि a17 का वैल्यू और a24 का वैल्यू बताना है। ये एपी है जीपी है ये बता नहीं दिया हुआ है, बस आपको nth टर्म दिया हुआ है। ये किसी का भी हो सकता है लेकिन मेरा मानना है कि ये एपी का होना चाहिए। पता लगाते हैं कि किसका होगा, उसके बाद हम a17 और a24 का वैल्यू निकालेंगे। तो जो दिया हुआ है वो क्या है स्टूडेंट, an इक्वल टू है 4n-3, 4n-3। n का वैल्यू यदि हम 1 रखेंगे तो a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 × 1 - 3, तो 4 - 3 का वैल्यू हो जाएगा 1। n इक्वल टू यदि हम 2 रखेंगे तो a2 का वैल्यू आ जाएगा 4 × 2 - 3, यानी कि 8 - 3 हो जाएगा 5। और n इक्वल टू यदि हम 3 रखेंगे तो a3 का वैल्यू हो जाएगा 4 × 3 माइनस, एक मिनट, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। देखिए हमको क्या पूछा डायरेक्टली, ये एपी से कोई मतलब नहीं है। देखिए फाइंड a17 और a24 का वैल्यू पूछा है ना, तो इसमें तो डायरेक्ट निकलेगा। n का वैल्यू 17 रख देंगे। एक्सरसाइज उसका है, थोड़ा सा मेरा माइंड से हट गया था, वो 9.1 का है, तो a17 निकलेगा। तो 4 × 17 - 3 हो जाएगा, तो 68 - 3 हो जाएगा 65। ठीक है, फिर n का जो वैल्यू है ये हम 24 रखेंगे, तो a24 का जो वैल्यू होगा 24 का जो वैल्यू होगा 4 × 24 माइनस का 3
तो 24 इंटू 4 हो जाएगा 96 माइनस 3 यानी कि हो जाएगा 93। ये हो गया करेक्ट आंसर। तो जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सॉल्यूशन यदि हम करेंगे कि 2 पॉइंट्स दिया हुआ है। एक है, मान लेंगे कि ए 3,-2 एंड बी -1,4 be the given points, ये पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है। आपको पूछा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, यानी कि लाइन का आपको स्लोप बताना है जो इन दोनों पॉइंट से पासिंग करता है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसको जो वैल्यू हम ले लेंगे, x1 = 3 है, y1 का वैल्यू है -2, x2 का, इसको x2/2 ले लेंगे, ठीक है। इसको हम x2/2 कहेंगे, तो x2 का वैल्यू है -1 और y2 का जो वैल्यू है ये आपका 4 है, ठीक है। अब स्लोप ऑफ AB का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, स्लोप ऑफ AB इसका फॉर्मूला होता है y2 - y1/x2 - x1। y2 - y1 का वैल्यू है 4 माइनस का 2/x2 - x1 यानी कि -1 -3 यानी कि 4 + 2 यहाँ पर हो जाएगा -4 यानी कि 6/-4 यानी कि 2 3 जा 6 2 2 जा 4 यानी कि -3/2। ये हो गया स्लोप ऑफ लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपने समझ गए हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को नोट कर लीजिए। और वाकई में वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक हो जाना चाहिए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आसान है। देखा जाए तो ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे आप भी बना चुके हैं लेकिन क्लास 11 का ही है। फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे वो आपको पॉइंट बताना है। अब बताइए एक्स एक्सिस पे यदि हम कोई पॉइंट बताएंगे तो वो पॉइंट कैसे होगा। मान लीजिए ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। कोई भी मान लीजिए पॉइंट है एक्स एक्सिस में, मान लीजिए P पॉइंट है। तो P पॉइंट अगर x एक्सिस पे रहेगा चाहे वो कहीं पे भी होगा लेकिन उसका y कोऑर्डिनेट 0 ही होगा। किसी भी x एक्सिस में कहीं का भी पॉइंट उठा लीजिए। तो ये बात आपको समझ में आ रहा है। तो कहता है कि आप x एक्सिस पे वैसा पॉइंट बताइए व्हिच इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 7,6 एंड 3,4, यानी कि 7,6 मान के चले, यहाँ से 7 और 7,6 मान लीजिए यहाँ पर है और आपके 3,4 मान लीजिए यहाँ पर है। तो आपको बताना है कि एक्स एक्सिस में वो पॉइंट बताइए, ऐसा लगना चाहिए, यहाँ पे देते हैं एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट बताना है जहां से ये दोनों जो पॉइंट है ना वो इक्विडिस्टेंट है। मतलब समझ में आ रहा है, मतलब ये है कि एक्स एक्सिस से जो वो एक्स एक्सिस का जो वो पॉइंट है ना वहां से यहाँ से ये डिस्टेंस जितना होगा यहाँ से वो डिस्टेंस भी उतना ही होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट इतना एक्स एक्सिस पे पॉइंट बताना है जो कि ये पॉइंट से और ये पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस जितना होगा ये वाला डिस्टेंस भी उतना ही होगा। हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे समदूरस्थ है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले लेट करेंगे A 7,6 एंड B 3,4 be the given points, ठीक है। फिर लेट करेंगे, लेट P x, 0 be the point on x axis which equidistant distant from the point A and B, यानी कि यदि हम PA निकालेंगे, इसको PA नाम दिया है, इसको PB नाम दिया है, यदि हम PA निकालेंगे तो वो PA बराबर होगा किसके, PB के। तो यहाँ पे हम PA स्क्वायर इक्वल टू भी PB स्क्वायर लिख सकते हैं, या तो इसको ऐसे लिखिए, हाँ PA स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, PB स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए। अब देखिए डिस्टेंस, अच्छा स्क्वायर अगर नहीं भी करेंगे तो ऐसा भी कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। PA का क्या होगा, P से A का डिस्टेंस,
7 माइनस 6 का होल स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस नहीं 7 माइनस एक्स होगा 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर फिर 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। पीवी का वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब खुद समझ के देखिए, अगर दोनों साइड रूट रहेगा तो ये वाला रूट मान लीजिए उस पार चल गया तो वो वाला रूट को कैंसिल कर देगा ना। आप ऐसे समझिए, इधर रूट है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा ना। इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर और रूट एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। या तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों साइड रूट है तो दोनों साइड रूट होने की वजह से ये दोनों रूट कैंसिल हो गया है। या तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक है, तो भी चलेगा। तो आप सिंपल समझिएगा कि नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, दोनों रूट कैंसिल हो गए। अब बचा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 6 माइनस 0 हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36। 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। फिर यहाँ पर बच जाएगा 49 प्लस 36, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 85 आएगा, ठीक है। और 85 माइनस 14x इक्वल टू 16 और 9 हो जाएगा आपका 25 माइनस 6x। तो 85 माइनस का 25 इक्वल टू माइनस 6x, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 14x। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा 0 60 इक्वल आ जाएगा 8x, ठीक है। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा 8x इक्वल आ जाएगा 60। तो x का वैल्यू आ जाएगा 60/8 यानी कि x का वैल्यू आ गया 15/2, ठीक है। ये हो गया आंसर, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस का कोऑर्डिनेट आपको पता लगाना है और लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला का लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम भी बताना है। तो देखिए क्या होता है, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 12x दिया हुआ है। ये जो y स्क्वायर इक्वल टू 12x है ये किसके फॉर्म में है, ये फॉर्म में है आपका राइट हैंडेड पैराबोला, ठीक है। ये इस तरह के पैराबोला बन जाएंगे x डैश y डैश, ठीक है। उसके बाद जो है ये इस तरह का पैराबोला होंगे y स्क्वायर इक्वल टू 12x। एग्जाम में फिगर बनाना जरूरी नहीं है, आपको हम समझाने के लिए बता दे रहे हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होता है। तो देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस यदि हम देखेंगे तो इसको सबसे पहले कंपेयरिंग करेंगे किससे, जिस पहले लिखेंगे इट इज ए राइट हैंडेड पैराबोला, ठीक है। देयरफॉर कंपेयरिंग वन विथ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यानी कि जिस पैराबोला रहेगा उसी से कंपेयरिंग करेंगे। तो 4a का वैल्यू आ गया 12 यानी कि a का वैल्यू आ जाएगा 12/4 यानी कि 3। तो a का वैल्यू 3 आ गया, यानी कि जो फोकस का कोऑर्डिनेट होता है वो फॉर्मूला में हम बताएं कि a,0 होता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3,0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस देयरफॉर हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस इज f3,0। क्लियर है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होगा, f3,0 होगा। नेक्स्ट पूछा है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट
लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 4a, तो इसका होगा 4 इंटू 3 यानी कि 12 यूनिट। समझ में आया, क्लियर है। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट करने नहीं भूलिएगा, हम आपके कमेंट की रिप्लाई देंगे। कहीं अगर हमारी पढ़ाई में मिस्टेक हो जाता है, किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा माइनर गलती हो जाता है, ठीक है, तो उसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, हमें कमेंट करके बता दीजिएगा ज़रूर, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके 6 में बोला गया कि फाइंड द ऑक्टेंट्स इन विच द पॉइंट्स 1 2 3 एंड -4 -2 -3 आर लाई, यानी कि ये दो पॉइंट जो है किस ऑक्टेंट्स में लाइन है। ये 3D का क्वेश्चन है, चैप्टर 12 का है। आपको ऑक्टेन के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन अभी हम उतना ही डिटेल से नहीं जाएंगे, लेकिन हम आपको इतना बता सकते हैं कि आप उसके साइन एनसीईआरटी बुक के टेबल में दिया हुआ है। एनसीईआरटी बुक में एक टेबल बनाया गया है, कौन सा ऑक्टेन का साइन क्या क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव की नेगेटिव होता है, जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव की नेगेटिव होता है। ये सारे टॉपिक टेबल से दिया गया है, ठीक है, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन उसको हम समझा भी सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम उतना नहीं है। लेकिन आप याद कर सकते हैं कि जो भी अगर तीनों कोऑर्डिनेट यदि पॉजिटिव रहता है तो वो फर्स्ट ऑक्टेंट होता है, और अगर तीनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है तो वो 7th ऑक्टेंट में आ जाता है, ठीक है, यानी कि ये 7th ऑक्टेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट्स कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि एक कॉइन को बार बार टॉस करते हैं जब तक कि उसमें से हेड ना आ जाए। देखिए, एक कॉइन इज टॉस रिपीटेडली अंटिल हेड्स कम्स अप, तब तक उसको उछालते रहे जब तक कि उस पर हेड ना आ जाए। यदि आपके कॉइन में हेड आ जाते हैं तो आपको और उछालने की यानी कि टॉस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको सैंपल स्पेस बताना, तो सैंपल स्पेस क्या होगा आप जरा बताइए। मान लीजिए फर्स्ट टॉस हम किए, फर्स्ट टॉस में ही हेड आ गया तो हमको और भी टॉस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोला गया है कि जब तक हेड नहीं आता है तब तक आप कॉइन को टॉस करते रहिए। तो देखिए हेड आ गया, क्या पता कि फर्स्ट टॉस में हेड आ जाए, नहीं भी हो सकता ना, हो सकता है फर्स्ट टॉस में टेल आ जाए। तो अगर हेड आया तब तो और कुछ नहीं करेंगे, लेकिन क्या जरूरी है कि फर्स्ट टॉस में हेड ही आएगा, टेल भी तो आ सकता है ना। तो अगर टेल आएगा तो हमको फिर से टॉस करना होगा, क्योंकि बोला गया है कि जब तक हेड नहीं आता तब तक आप टॉस करते रहिए। लेकिन पता चल रहा है कि हम फिर से जब टॉस किए तो पता चला हेड आ गया, तो फिर यहीं तक मामला सेट हो जाएगा, यहाँ अब आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हेड आ गया तो और नहीं करना। बोला गया है कि हेड आने से आपको और नहीं करना, ठीक है। आप सोच रहे होंगे हो सकता है सर यहाँ भी टेल आ जाए, फर्स्ट टाइम टेल किए, फिर जरूरी थोड़ी कि सेकंड टाइम में हेड ही आ जाएगा। सेकंड टाइम भी अगर टेल आ गया तो मान लीजिए यहाँ भी टेल आ गया, लेकिन यहाँ भी अगर टेल आ गया तो फिर से आपको सिक्का उछालना पड़ेगा, टॉस करना पड़ेगा, तो उस केस में हो सकता है आपके हेड आ जाए। लेकिन क्या जरूरी है कि इस टॉस में हेड ही आए, हो सकता तीसरा बार भी आपका टेल ही आ गया, तो तीसरा बार यदि आपका टेल आता है तो आपको फिर से पॉइंट को टॉस करना पड़ेगा, हो सकता है आपका 4th टाइम में हेड आ जाए। लेकिन क्या जरूरी है कि चौथा बार में हेड ही आएगा, लेकिन हम ऐसे भी तो आ सकता है टेल, फर्स्ट टाइम भी टेल फिस्ट, फर्स्ट टाइम भी टेल, सेकंड टाइम भी टेल फिस्ट, थर्ड टाइम पता चला 4th। तो इस तरह के जो है आउटकम्स बढ़ते रहेंगे। इसमें कितने आउटकम्स होंगे ये नहीं पता लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस तरह से ये चीज़ जो है आगे बढ़ते जाएगा। तो फिलहाल जो है इसको आप नोट्स कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बताया गया है कि जो टेलीफोन नंबर है वो 5 डिजिट, 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 को डिजिट होंगे। कितने नंबर कंस्ट्रक्टेड कर सकते हैं यूजिंग द डिजिट 0 to 9, लेकिन आपको 0 से 9 तक का अंक का आप प्रयोग कीजिए और आपको 5 अंक या
फ़ोन नंबर बताना है कि कितने फ़ोन नंबर हम बना सकते हैं। क्योंकि देखिएगा बहुत सारे जो फ़ोन नंबर है, जैसे जियो हुआ, जियो का जो स्टार्टिंग होता है 62 से होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे होंगे। उसी तरह से इसका जो टेलीफोन का जो सीरीज़ है वो कहता है कि स्टार्टिंग होना चाहिए 57 से, यानी कि शुरू वाला लेटर जो होना का शुरू वाला जो डिजिट होगा वो 5 होगा, सेकंड वाला 7 होगा, ठीक है। यानी कि जो अलग अलग नंबर होंगे ना वो यही 3 की वजह से हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ये कहता है कि नो डिजिट अपियर मोर देन वंस, यानी कि एक डिजिट एक से ज़्यादा बार अपियर नहीं होना चाहिए। यानी कि कहता है कि यहाँ यदि हम 5 रखें तो यहाँ दोबारा 5 नहीं रखा जाएगा, यहाँ दोबारा 7 नहीं रखा जाएगा। यानी कि एक डिजिट यदि यहाँ पे 3 रखे हैं तो दोबारा 3 नहीं रखेंगे। यानी कि सीधे सीधे बातों में कहता है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ठीक है। अब बताइए, अब हम अगर आपको पूछें कि इसमें कितने फ़ोन नंबर बनाए जा सकते हैं, टेलीफोन नंबर जो आएगा रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्टेड टेलीफोन नंबर, ये कितने होंगे बताइए। तो ये तो फिक्स है, हम फर्स्ट प्लेस पे एक ही तरीका से भर सकते हैं, सेकंड प्लेस पे भी एक ही तरीका से भर सकते हैं। बताइए, इसको हम एक ही डिजिट रख सकते हैं ना, वो भी 5, इसमें हम एक ही डिजिट रख सकते हैं, वो भी 5, यानी कि जो हमारा तरीका है वो 1 और 1 है। लेकिन यहाँ पे हम कितने तरीका से रख सकते हैं, हमारे पास टोटल 0 to 9 डिजिट है, 0 to 9 डिजिट है, यानी कि टोटल 10 डिजिट है कि नहीं है, जिसमें से 5 और 7 इधर एडजस्ट हो गया। लेकिन अभी भी तो हमारे पास 8 डिजिट है ना भाई, 8 डिजिट है कि नहीं बताइए। तो क्योंकि 5 और 7 हमको नहीं लेना है। यदि मान लीजिए हम अभी भी यहाँ पे 10 गो, देखिए 5 और 7 पहले 2 प्लेस पे हो चुका है, अब कहता है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो 5 7 तो यहाँ नहीं ना आएगा। यानी कि ये तीनों प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास जो बचे हुए डिजिट्स है वो ओनली 8 है। तो इस प्लेस पे हम 8 तरीका से रख सकते हैं, कोई भी एगो डिजिट रख देंगे। 8 गो डिजिट नहीं रख रहे हैं, 8 तरीका से रख सकते हैं, 8 स्टाइल से रख सकते हैं। फिर यहाँ पे 7 into 6, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 56, 336, ठीक है। देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये वाले को आप ऐसे भी लिख सकते थे 8p3 यदि हम करेंगे तो उसका भी वैल्यू जो आएगा सेम ही आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं था, ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट्स कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, देखिए उम्मीद करते हैं आप जो है ये जो सीट है PDF है ये निकाल लिए होंगे, और निकालना बहुत ज़रूरी है, आपके पढ़ने में सुविधा होगा, ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 and 1000। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में 100 से लेकर 1000 तक में जितने भी नेचुरल नंबर है उनके सम निकालना। लेकिन और कुछ कंडीशन दिया हुआ क्वेश्चन में, हुई 4 मल्टीपल ऑफ 5। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि 100 से 1000 तक में, ठीक है, फाइंड द बिटवीन, देखिए लाइंग बिटवीन बोला है, बिटवीन यानी कि ना तो 100 होगा ना तो 1000 होगा, 100 और 1000 के बीच जितने भी नंबर्स 5 के मल्टीपल्स है उन सब के सम निकालने होंगे। आपको लग रहा होगा कि सर ये कितना डिफिकल्ट होगा, 105 को जोड़ना है, फिर 110 को जोड़ना है, फिर 115 को जोड़ना है, ऐसे करते करते जोड़ते रहेंगे तो क्या तुरंत से ये पॉसिबल है? आप कहेंगे, यदि आप एपी पढ़ लिए होंगे, एपी का कॉन्सेप्ट है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही हार्ड नहीं है, ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस पे बन जाता है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप हमारे क्लास कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की सॉल्यूशन में लिखेंगे all natural number lying between 100 and 1000 which are multiple of 5, which are multiple of 5।
आर क्या क्या होगा, एक होगा 105, फिर होगा 110, फिर 115, ऐसे करते करते जो होगा 995 तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो है एक एपी में है, क्योंकि कोई भी दो टर्म का यदि हम डिफरेंस ले लेते हैं तो वो 5 आ रहा है, यानी कि फर्स्ट टर्म है हमारा 105, डी का जो वैल्यू आ जाएगा ये हमारा 5 यानी कि कॉमन डिफरेंस, और एल का वैल्यू आ जाएगा 995। ठीक है, सबसे पहले आपको एसएन का कोई भी फॉर्मूला में जाते हैं। देखिए एसएन का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है n/2 a प्लस एल, और एक होता है एसएन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सारे फॉर्मूला होते हैं, लेकिन आपको इस फॉर्मूला के लिए सारी चीज़ का जरूरत होना चाहिए और सारा चीज़ अवेलेबल होना चाहिए। ए का वैल्यू है, एल का भी वैल्यू है, हमें ज़रूरत है एन का वैल्यू, यानी कि सबसे पहले आपको एन निकालना होगा, तभी आप कर सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एन निकाल लेते हैं। एन का क्या जरूरत है वो हमको बता दिए हैं। तो सिंस जो होता है, सिंस एल इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला लास्ट टर्म का। तो ये हो जाएगा 995 इक्वल टू ए का वैल्यू हो 105 प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू हो 5। तो 995 माइनस 105 इक्वल टू हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 5। तो 5 में 5 0, तो 9 8 बाई 5 इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 5 में जो 5, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1। तो n माइनस 1 का वैल्यू आ गया हमारा 178, तो n का वैल्यू आ जाएगा 178 प्लस 1 यानी कि आ जाएगा 179। तो n का वैल्यू 179 आ चुका है। अब आराम से हम Sn का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन आप पहले यहाँ तक लिख लीजिए। अब देखिए सिंस क्या होता है, Sn का वैल्यू क्या होता है, Sn इक्वल जो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। n/2 क्या होता है, a प्लस एल। वो बड़ा वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, आराम से इसमें छोटा वाला फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। लेकिन n का वैल्यू कितना आया था, शायद 179 था जैसा हमको लग रहा है, 179/2, और ए का वैल्यू 105 प्लस एल का वैल्यू है 995। तो इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो आपका आंसर सारे के सारे आ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जल्दी से नोट्स कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 स्ट्रेट लाइन का है, स्लॉप परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। लाइन थ्रू द पॉइंट -2,6 एंड 4,8, एक लाइन है जो -2,6 और 4,8, मान लीजिए एक ऐसा लाइन है जो -2,6 और 4,8 से पासिंग करता है, और कहता है कि ये वाला जो लाइन है ना, ये परपेंडिकुलर है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 8,12 एंड x,24। एक दूसरी लाइन जो है वो इस तरह से है, जो x,24 और 8,12 से पासिंग करता है। ठीक है, ये दोनों लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, x का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम करेंगे, लेट कर देंगे, मान लेंगे पॉइंट सबका नाम a -2,6, b 4,8, c 8,12, इसको ए बी नाम दे दिए, इसको सी डी नाम देंगे, ये वाला लाइन को 8,12 एंड डी x,24 बी द गिवन पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स। ठीक है, ये होने के बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, स्लॉप ऑफ ए बी निकालना। आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई दो लाइन परपेंडिकुलर होता है कि दोनों के स्लॉप के प्रोडक्ट -1 होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्लॉप ऑफ ए बी निकालेंगे। स्लॉप ऑफ ए बी का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब देखिए ए बी के लिए y2 का वैल्यू कितना होगा, y2 का वैल्यू होगा 8 माइनस 6, y2 माइनस y1, यानी कि ये y2 है। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं आराम से, और भी अगर लिखना चाहेंगे तो 4ab
आराम से लिखिए। ए बी के लिए जो है x1 का वैल्यू है -2, y1 का वैल्यू है 6, x2 का वैल्यू है 4, y2 का वैल्यू है 8। तो स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ ए बी का जो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 का वैल्यू है 8 माइनस 6 और x2 माइनस x1 का वैल्यू है 4 माइनस माइनस का 2, यानी कि 8 में 6 यदि हम माइनस करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 प्लस 2 यानी कि 2/6, यानी कि वैल्यू आ गया 1/3। दोनों कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। अब 4 सी डी के ऊपर बात करते हैं। सी डी के लिए जो है x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू है 8, y1 का वैल्यू है 12, x2 का वैल्यू है x, y2 का वैल्यू है 24। तो स्लोप ऑफ सी डी इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, y2 यानी कि 24, y2 माइनस y1 यानी कि 12 बाई x2 यानी कि x माइनस 8, यानी कि 12 बाई x माइनस 8। ये हो जाता है स्लोप ऑफ सी डी। अब देखिए दोनों ही लाइन जो है परपेंडिकुलर है, तो हम ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप लिख लीजिए आराम से, जल्दी हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए सिंस क्या है, सिंस ये जो लाइन ए बी है ये परपेंडिकुलर है किस पर, सी डी पे, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ सी डी इक्वल कितना होगा, -1। तो स्लोप ऑफ ए बी का फॉर्मूला कितना है, 1/3। स्लोप ऑफ सी डी हो जाएगा 12 बाई x माइनस 8 इक्वल हो जाएगा -1। अब देखिए 3 4 जा 12 हो जाएगा, यानी कि 4 बाई x माइनस 8 इक्वल टू हो गया -1। अब देखिए ये जो है इसके साथ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 4 इक्वल टू हो जाएगा -1 x माइनस 8, यानी कि हो जाएगा 4 इक्वल टू -x प्लस 8। ठीक है, तो x इस पर लाएंगे तो प्लस x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 8 माइनस 4, यानी कि x का जो वैल्यू आ गया वो आ गया आपका 4। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। फटाफट से लिख लीजिए। और क्या, जो काम आपको दिया गया है, सेशन को शेयर करना, सेशन को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करना नहीं भूलिएगा। प्लीज़ हमारे इस चैनल को और भी ग्रो कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप तो कुछ तो उसके बदले में हमारे लिए कुछ कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा काम नहीं है, बस थोड़ा जितने भी फ्रेंड्स हैं उसको थोड़ा जगह दीजिए, बोल दीजिए कि ऐसा ऐसा बात है। अब क्लास हो रहा है, जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया जा रहा है, और तीनों के तीनों हम मॉडल पेपर जितने भी दिए गए हैं सारे बना देंगे, और क्लास 12 के भी सारे फ़ी आप चाहेंगे तो बचा सकते हैं, क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, हम सिलेबस को कंप्लीट करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से लिख लीजिए। चलिए आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बात करते हैं। कहता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। एक लाइन की इक्वेशन दिए हुए हैं जो कि क्या है, 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 है। फाइंड इट्स स्लोप पूछा है, x इंटरसेप्ट पूछा है, और आपको y इंटरसेप्ट का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर 1 जो है दिया हुआ जो इक्वेशन है उसको लिखेंगे गिवन 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको स्लोप चाहिए, तो स्लोप आप कैसे निकालेगा, सबसे पहले आप तो वो करेंगे y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लाएंगे। तो इसको जो है y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लाते हैं, माइनस 3y इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस 6। इसको उस पार ले जाएंगे तो माइनस 2 ये प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 3y माइनस को उस पर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू -1/3। ये -3 इधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा, माइनस 2x प्लस का हो जाएगा 6, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 2/3x प्लस 6/3,
यानी कि 2/3x+2 ये हो गया y का वैल्यू। कंपेयरिंग with y इक्वल टू mx+c वी गेट, तो क्या मिलता है, m का वैल्यू मिलता है 2/3 और c का वैल्यू मिलता है 2। तो नंबर 1 स्लोप हम कह सकते हैं, स्लोप जो है ये 2/3 आया। और नंबर 3 में जो y इंटरसेप्ट, इसी को तो y इंटरसेप्ट कहा जाता है ना, जब या तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और y इंटरसेप्ट नंबर 3, y इंटरसेप्ट इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू आ जाएगा 2। लेकिन आपको x इंटरसेप्ट भी पूछा गया है और x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है y इक्वल टू mx-d, ठीक है। हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी ला के कर सकते हैं, क्योंकि ये इस फॉर्म में नहीं आ रहा है कंपेयरिंग करने के लिए, इसीलिए हम x इंटरसेप्ट लाने के लिए हम स्लोप को रिड्यूस कर देंगे ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो वहाँ पे फिर से y इंटरसेप्ट देखिएगा 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ तक लिख लीजिए। अब आगे देखिए क्या होता है, आगे देखते जाइए। 2x - 3y इक्वल हो जाएगा 6। तो 2x - 3y, 6 को अगर इस पर लाएंगे बटे के नीचे लाएंगे तो ऐसे 6 हो जाता है। तो इधर कितना बचता है, 1 बचता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। तो 2x के नीचे भी 6 को लिख सकते हैं और -3y के नीचे भी 6 को लिख सकते हैं, -3y/6 इक्वल टू 1। तो ये हो गया x 2 3 या 6 यानी कि x/3 -3y हो जाएगा 2 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये प्लस में होता है तो हम इसको लिख सकते हैं x/3 प्लस -2। फिर ये माइनस माइनस ही हो जाएगा हमेशा, इसलिए किए क्योंकि ये हो जाएगा ऐसा। तो कंपेयरिंग विथ x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। तो a का वैल्यू आ जाएगा 3 और b का वैल्यू आ जाएगा -2। तो इस a को कहते हैं नंबर 2 x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट क्या होगा, x इंटरसेप्ट 3 होगा नंबर 3। y इंटरसेप्ट क्या होगा, इंटरसेप्ट जो होगा वो होगा -2। आप कहेंगे कि सर इससे पहले तो आप y इंटरसेप्ट 2 बताए थे, वह माइनस प्लस का थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। देखिएगा जब हम -1/3 को आगे मल्टीप्लाई नहीं किए हैं तो माइनस ले जाना भूल गए थे, तो इसीलिए थोड़ा आंसर अलग अलग आया। ये होगा करेक्ट आंसर, वो वाला में थोड़ा माइनस प्लस में मिसिंग हुआ है। तो चलिए ठीक है, उतना तो अब इंटेलिजेंट हो कि सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए लिख लीजिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स का इक्वेशन पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स कुछ वर्टेक्सेस जिसके वर्टेक्स दिया हुआ है और फोकस दिया हुआ है कि ये है, ठीक है। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन वर्टेक्सेस है +-6, और फोकस दिया हुआ है +-4, यानी कि वर्टेक्सेस यानी कि a का वैल्यू 6 है, फोकस यानी कि c का वैल्यू 4 दिया हुआ है। तो देखिए इलिप्स के इक्वेशन के लिए हमें b का वैल्यू चाहिए। तो हमें पता है कि सिंस a² इक्वल होता है b² + c²। इलिप्स में a b c का जो रिलेशन होता है ये होता है। तो b² इक्वल क्या लिख सकते हैं, a² - c² इक्वल b² लिख सकते हैं। ये c² इधर गया, अब b² इक्वल आ जाएगा a² - c², यानी कि a² का वैल्यू होता है 6 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो 36 - 16। तो ये वैल्यू आ जाएगा 30। किसका वैल्यू, b² का वैल्यू आ गया 30, ठीक है। आप लिख सकते हैं b का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमको b² का ही मेनली जरूरत होता है। तो सिंस द vertices and foci lie on, ये कहाँ पर लाई है, लाई ऑन x एक्सिस।
अगर वर्टेक्स और फोकस एक्स एक्सिस पे लाई होगा देन हम कह सकते हैं कि ये जो है एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा। देन इट इज ए हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए जब हमको पता चल चुका है कि एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा तो हम लिख सकते हैं नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू होता है 1। किसका, हॉरिजॉन्टल इक्वेशन का। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का वैल्यू 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली b का वैल्यू √30 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि b का वैल्यू कितना होगा, √30। यदि आप ऐसा b का वैल्यू अगर निकालने का भी कोशिश करें तो या तो b स्क्वायर का वैल्यू 30 रख दीजिए, ये b स्क्वायर का वैल्यू 30 रख दीजिए, या तो b का वैल्यू √30 रख देंगे। तो अगर हम √30 रख देंगे तो √30 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर बाई 36 प्लस वाई स्क्वायर बाई 30 इक्वल टू हो जाएगा 1। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाता है। आप यहाँ तक करेंगे तो आपके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट्स कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है कि शो दैट द पॉइंट्स, ये जो 3 पॉइंट्स है ये आपको प्रूव करने हैं कि ये 3 पॉइंट्स एक ऐसे त्रिभुज के हैं जो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। यानी कि आपको प्रूव करना है कि ये जो तीनों वर्टिसेस है ये समद्विबाहु त्रिभुज के वर्टिसेस है। यानी कि प्रूव करना है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टी होते हैं कि कोई भी दो भुजा बराबर होती है। हमें प्रूव करना है कि यदि कोई दो भुजा बराबर हो गए यानी कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल या तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। तो फटाफट से देरी किस बात की, चलिए तीनों भुजा निकालते हैं और देखते हैं कि कौन दो भुजा इक्वल आता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। ये तो लिख ही चुके हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। अब ए बी निकाल लेंगे। ए बी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी निकालेंगे प्लस प्लस हो जाएगा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 का जो वैल्यू होगा x2 माइनस x1 ए बी के लिए ये हो जाएगा x1 y1 z1, ये हो गया x1 y1 z1, तो ये हो गया x2 y2 z2। ठीक है, तो यानी कि 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6, इसको यदि आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 10 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस करेंगे ऑलरेडी एक माइनस ऑलरेडी पहले से है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 18। 18 को हम लिख सकते हैं 3√2। क्या लिख सकते हैं, 3√2। फिर BC निकालेंगे। तो BC निकालेंगे तो यहाँ भी सेम वही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। आप देखिए BC यदि हमको फाइंड करना है तो ये x1 y1 z1 का काम करेगा और ये x2 y2 z2 का काम करेगा। ठीक है, BC के लिए तो यहाँ से हम ये चीज़ लिख सकते हैं x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 9 में 6 घटाएंगे तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस 6, और ये ऑलरेडी माइनस है, इसको हम फिर से माइनस करेंगे तो प्लस 6 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाता है 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ भी हो जाएगा 3 स्क्वायर और ये तो कट जाएगा प्लस 0 स्क्वायर। तो यहाँ पर होता है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा √18, यानी कि हो जाएगा 3√2। तो आप देख लीजिए हमको तीसरा साइड निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि AB और BC दोनों इक्वल हो चुके हैं। ठीक है, देखिए देयरफॉर AB बराबर क्या है, BC है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये भुजा जितना बड़ा है ये भी भुजा उतना ही बड़ा है, और ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज में ही होता है, कोई भी दो भुजे बराबर होते हैं। हैंस द पॉइंट्स
द पॉइंट्स A, B, and C are vertices of isosceles ट्रायंगल। ठीक है, प्रूफ हो गया है बढ़िया से। चलिए लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी जो है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। हम 2 पत्ते निकाल रहे हैं। 2 पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52 पत्तियां होती है। इसमें से हम 2 पत्ता निकाल रहे हैं। फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, कितने पत्तों में से? 52 पत्तों में से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर रेड। उसका क्या प्रायिकता होगा कि दोनों ही कार्ड्स रेड होने चाहिए और दे आर क्वीन, या तो क्वीन होने चाहिए, या तो रेड होने चाहिए, या तो क्वीन होने चाहिए। तो आप बताइए कि हम क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक इवेंट हम मान लिए हैं कि एक इवेंट ए है कि एन इवेंट दैट 2 ड्रॉन कार्ड्स आर रेड। ए एक ऐसी घटना है जो निकाले गए पत्ता रेड है, जबकि बी एक ऐसी घटना है जो निकाले गए पत्ता क्वीन है। क्योंकि आपको बोला गया ही है कि जो 2 पत्ता निकाल रहे हैं ना, वो या तो रेड होगा या तो क्वीन होगा। ठीक है, तो जब और की बात आती है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब और आती है यानी कि प्रोबेबिलिटी पूछा है क्वीन भी होने का या तो रेड भी होने का। और मतलब क्या होगा? या तो ए इवेंट की प्रायिकता, या तो बी इवेंट की प्रायिकता, या तो दोनों इवेंट की प्रायिकता क्या होगा। यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछा है। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, आप सेट में पढ़े होंगे जब भी 2 सेट के बीच और रहता है यानी कि यूनियन को दर्शाता है, और वो हमें ये बताता है कि या तो ए होने की प्रायिकता बताइए या तो बी होने की प्रायिकता, या तो दोनों की आएगा। ठीक है, तो जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एन ऑफ एस का जो वैल्यू आएगा, यानी कि इसमें जो आएगा 52 में से कोई भी 2 पत्ता निकाला जा रहा है, यानी कि 52C2। फिर एन ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा कि जो दोनों कार्ड से 2 कार्ड्स आर ड्रॉन आर रेड। हम जो 2 कार्ड निकाल रहे हैं वो रेड हो रहा। अब आप समझ के देखिए कि टोटल रेड की कार्ड की संख्या 26 होती है कि नहीं होती है। अब इनमें से कोई भी 2 निकाल सकता है ना, कोई भी 2 निकाल सकते हैं। हम कैसे जानेंगे कि कितने? हम आप खुद इमेजिन कीजिए कि अगर आपको 26 कार्ड दे दिया जाएगा और आपको कहा जाए कि 2-2 गो का हम कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन हम फॉर्मूला में डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर आप 26C2 कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हम 26 पत्तों में से 2-2 को पत्ता कितने अलग अलग तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार एन ऑफ बी का जो वैल्यू होगा, एन ऑफ बी कहता है कि द इवेंट दैट 2 ड्रॉन कार्ड आर क्वीन, वो चारों कार्ड, वो दोनों कार्ड क्वीन होना चाहिए। अब आप हमें बताइए कि क्वीन कार्ड की संख्या कितना है? 4 है, तो 4 में से कोई 2 भी निकलेगा। ठीक है, तो अब जो है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू होगा, देखिए हमको P ऑफ ए यूनियन बी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी चाहिए। इसमें क्या जरूरत होता है? P ऑफ ए का भी जरूरत होता है, P ऑफ बी का भी जरूरत होता है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जरूरत होता है। तब ना हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछेंगे, निकालने बोला है, क्योंकि बोला ही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। डायरेक्टली तो नहीं बोला है, लेकिन वो इनडायरेक्टली यही कहना चाहता है, मतलब जैसे कि एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए, तो एन ऑफ ए यूनियन बी यानी कि वो जो है वो रेड पत्ता भी होना चाहिए, रेड कार्ड भी होना चाहिए और क्वीन भी होना चाहिए। अब हमें बताइए वैसे कार्ड्स कितने हैं जो क्वीन भी है और रेड भी है? बताइए, क्वीन तो ओनली 4 भी हो, उसमें से रेड कैट हुआ 2 को, यानी कि क्वीन और रेड 2 ही को, यानी कि 2C2। अब सुनिए, सबका प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो P ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा? 26C2 बाई एन ऑफ एस, यानी कि 52C2। फिर P ऑफ बी का वैल्यू कितना होगा? 4C2 बाई 52C2। देखिए P ऑफ ए का वैल्यू ये बाई ये 4C2। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू होगा ये आएगा 2C2 बाई 52C2।
तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद ये वाला फॉर्मूला में रख दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू, देखिए इसका भी वैल्यू निकाल लीजिएगा, इसका भी वैल्यू निकाल लीजिएगा, इसका भी वैल्यू निकालने के बाद जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ निकाल लीजिएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले में रख देंगे तो आपका आंसर सही सही आ जाएगा। आंसर हम आपको बता देते हैं, 55/231 ऐसे कुछ आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर। ठीक है, तो बना लीजिएगा। तो थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए हम सेक्शन सी का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट एक और वीडियो में बना देंगे। तो आप अभी तक सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। कैसा आपको क्लास लगा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर हम आपको बताना चाहते हैं कि हम क्लास 12 के फिर से वीडियो अपलोड आपको क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए नहीं चाहिए इस वीडियो में जरूर कर दीजिएगा। यदि आपकी डिमांड होगी तो हम सेक्शन सी भी करेंगे, यदि आपको डिमांड नहीं होगी तो हम बेकार का मेहनत क्यों करेंगे। तो आपके डिमांड के लिए कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि सेक्शन सी चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।